Good evening to all of you. Good evening. Am I audible? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें एफिडेविट स्टार्ट करना था, ठीक है। हिंदी में हैंड रिटन नोट्स जो सीपीसी के हैं, मुझे बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें बोल दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हमें एफिडेविट स्टार्ट करना था। ठीक, तो एफिडेविट को स्टार्ट करेंगे। और मैंने कहा था कि बहुत तरह के एफिडेविट आप लोग सीपीसी में पढ़ेंगे, है ना। तो कौन सा एफिडेविट क्या काम करेगा, कौन सा एफिडेविट किस तरह से वर्क करेगा सीपीसी में, ये हमें देखना है। ठीक है, कौन सा एफिडेविट कहाँ पर डील होगा, ये भी हमें देखना है। बट सबसे पहले एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, देखो, आप मान के चलो, ये एफिडेविट आज हमें पढ़ना है। एफिडेविट क्लियर, मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, इसे एक डिक्लेरेशन, इस पर्सन को एक डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये एक पर्सन है, इस पर्सन को क्या देना है, इस पर्सन को एक डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन इसे किस पे देना है? ओथ पर, ओथ पर। ठीक है, ओथ पर। अगर इस डिक्लेरेशन को हम राइटिंग में रिड्यूस कर दें, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है जो कि ओथ, मतलब जो कि डिक्लेरेशन दे रहा है, कुछ कुछ घोषणा कर रहा है, किस पर? शपथ पर। ठीक है, शपथ पर, शपथ लेके कोई घोषणा कर रहा है, और उस डिक्लेरेशन को हम क्या करें, उस डिक्लेरेशन को हम राइटिंग में रिड्यूस कर लें। ठीक, और किसी पर्सन के सामने, किसी पर्सन के सामने हम उसे क्या करें, उसे सौंप दे। ठीक है, किसी पर्सन के सामने हम उसे क्या करें, सौंप दे, या फिर किसी पर्सन के सामने हम क्या करें, ओथ लें। क्लियर, किसी पर्सन के सामने हम ओथ लें कि साहब मैं ये घोषणा करता हूं, ये डिक्लेरेशन कर रहा हूं, मैं जो कहूंगा कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्लियर, तो ये क्या है, ये कौन पर्सन होता है? देखो, ये पर्सन वो होता है जिसे ओथ, जो पर्सन ओथ कराने के लिए ऑथराइज किया जाता है। ठीक है, ये वो पर्सन होता है जो कि ओथ कराने के लिए ऑथराइज किया जाता है। क्लियर, अब जैसे मान के चलो, देखो एक चीज ध्यान से देखना, मान लो ये कोर्ट है, यहां पर जज बैठा है। ठीक है, अब जज के सामने कटघरे में ये ए गया। अब ये बताओ, ये जज के सामने ओथ ले सकता है? बताइए, जज के सामने ओथ ले सकता है? बताओ, जज के सामने ओथ ले सकता है कोई व्यक्ति? जज के सामने ओथ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्लियर, बिल्कुल ले सकता है। ओथ के, जज के सामने कोई ओथ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो जज क्या है? जज इज अ ऑथराइज्ड पर्सन। जज क्या है? जज ऑथराइज्ड है कि वो किसी को भी ओथ पर जो है कुछ भी डिक्लेयर करा सकता है। क्लियर, जज कोई भी स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति का ओथ पर क्या कर सकता है? ले सकता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जज के अलावा, जज के अलावा हम किसी और पर्सन को भी अथॉरिटी प्रोवाइड करा देते हैं कि वो ओथ करा सके।
ठीक है, और ऐसे पर्सन को जो ओथ कराने के लिए ऑथराइज होते हैं, ऐसे पर्सन को हम ओथ कमिश्नर बोलते हैं। ऐसे पर्सन को हम ओथ कमिश्नर बोलते हैं, और ये ओथ कमिश्नर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, बनाता है। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, एक पैनल बना देगा कि साहब ये पर्सन है जो कि ओथ करा सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो ओथ कराने के लिए ऑथराइज होता है, वो क्या होता है, ओथ कमिश्नर होता है। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखना कि ये जो पर्सन है ए, ये किसी ओथ कमिश्नर के सामने, किसी ओथ कमिश्नर के सामने कोई कसम या कोई स्टेटमेंट या कोई घोषणा किस पर कर रहा है, ओथ पर कर रहा है, और उस स्टेटमेंट को हम क्या कर दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हम राइटिंग में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम राइटिंग में रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन होता है राइटिंग में किया हुआ, क्लियर, ये जो डिक्लेरेशन होता है राइटिंग में किया हुआ, यही क्या कहलाता है, एफिडेविट। क्लियर? यही क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। एक बार देखो, मैं फिर से बताता हूं कि कोई पर्सन है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया, क्लियर, अपना कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट इसने किस पे दिया, ऑन ओथ। क्लियर? ऑन ओथ। और कैसा दिया, राइटिंग में दिया। क्लियर? ऑन ओथ। और ओथ पर किसके सामने दिया, बिफोर ओथ कमिश्नर, बिफोर ओथ कमिश्नर। क्लियर? बिफोर ओथ कमिश्नर। तो ये जो डिक्लेरेशन होता है, जो आप ओथ कमिश्नर के सामने ओथ पर देते हो, क्लियर, ओथ पर देते हो, तो ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, ये डॉक्यूमेंट एफिडेविट कहलाता है। ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, ये डॉक्यूमेंट एफिडेविट कहलाता है। क्लियर? ये क्या कहलाता है, ये एफिडेविट कहलाता है। क्लियर? अरे बेटा अभी बता दूंगा, है ना, अभी आगे आएगा। ओथ कमिश्नर एक अलग चीज है, नोटरी अलग चीज है, ओथ कमिश्नर एक अलग चीज है। क्लियर? ये सारी चीजें भी आगे आएंगी, बस थोड़ा सा वेट करिए। ठीक, तो मैं अभी तो केवल आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अभी मैं केवल समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज एफिडेविट। एफिडेविट सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक शपथ पत्र है। शपथ पत्र मतलब एक ऐसा लेटर, एक ऐसी राइटिंग जिसे आपने किस पर दिया है, ओथ पर दिया है। ठीक है, और ओथ पर हम हर किसी के सामने ओथ पर थोड़ी दे सकते हैं। जो ओथ पर हमारा स्टेटमेंट लेने के लिए ऑथराइज होगा, उसके सामने हमने ओथ पर यह बात बोली है। क्लियर? तो वो क्या होता है, वो एफिडेविट माना जाता है। वो क्या माना जाता है, जो आपकी डिक्लेरेशन होती है ऑन ओथ, है ना, उस डिक्लेरेशन को हम क्या मानते हैं, एफिडेविट मानते हैं। ठीक है, तो लिख लो एक पैराग्राफ लिख लो, एफिडेविट पे एक पैराग्राफ लिख लो। छोटा सा पैराग्राफ में बोल रहा हूं एफिडेविट पे, तो वो पैराग्राफ आप लिख लीजिए। प्लीज राइट, एन एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन, एन एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन, एन एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन on oath, an affidavit is a declaration on oath, an affidavit is a declaration on oath, reduced into writing, reduced into writing, reduced into writing, affirmed or sworn, affirmed or sworn, affirm or sworn, affirmed or sworn before some person, before some person, affirmed or sworn before some person authorized to administer oath, authorized
टू एडमिनिस्टर ओथ। सोन का मतलब है कसम खाना, ठीक है। हाँ, 2 क्लास तो चलेगा कम से कम, 2 क्लास तो कम से कम एफिडेविट चलेगा, ठीक है। बिफोर सम पर्सन ऑथराइज टू एडमिनिस्टर ओथ। क्लियर? चलो, अब देखो, आपने अब पढ़ लिया कि साहब एफिडेविट क्या होगा। अगर मैं कोई स्टेटमेंट, कोई डिक्लेरेशन अगर मैं ओथ पर दे रहा हूं, ठीक है, और उस व्यक्ति के सामने दे रहा हूं जो कि ओथ एडमिनिस्टर कराने के लिए ऑथराइज है, ठीक है, तो मेरा दिया हुआ डिक्लेरेशन जो लिखित में डिक्लेरेशन में दे रहा हूं वो क्या माना जाएगा? एफिडेविट माना जाएगा। क्लियर? वो क्या माना जाएगा? एफिडेविट माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, जिस व्यक्ति के सामने आप ओथ ले रहे हो वो क्या कहलाएगा? ओथ कमिश्नर। और जो एफिडेविट बना रहा है वो क्या मतलब, जो एफिडेविट दे रहा है, जो ओथ मतलब जो ओथ पर अपना डिक्लेरेशन दे रहा है, वो कहलाएगा डिपोनेंट। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिपोनेंट। क्लियर? वो क्या कहलाएगा? डिपोनेंट, ठीक है। तो जो एफिडेविट पे डिक्लेरेशन दे रहा है, जो एफिडेविट पर ओथ ले रहा है, वो कौन होता है? डिपोनेंट होता है, ठीक है। जो एफिडेविट जमा करेगा वो कौन होगा? डिपोनेंट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम सिविल प्रोसीडिंग में देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सीपीसी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम सिविल प्रोसीडिंग में देखें तो सिविल प्रोसीडिंग में कितने प्रकार के एफिडेविट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं? सिविल प्रोसीडिंग में कितने प्रकार के एफिडेविट होंगे जो हमें पढ़ने होंगे? देखो, एक एफिडेविट ऐसा होता है जो किसी फैक्ट को केवल डिक्लेयर करने के काम आता है, वो भी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में। क्लियर? एक एक एफिडेविट आप बनाते हो जिसमें आप एक फैक्ट को डिक्लेयर तो कर रहे हो, बट वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में सबमिट नहीं कर रहे। जैसे, अब देखो, पहले लिख लो, ठीक है। एक कैसा? एक है डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग अ फैक्ट, डिक्लेयरिंग अ फैक्ट नॉट नॉट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नॉट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्लियर? डिक्लेयरिंग अ फैक्ट मतलब कोई ऐसा एफिडेविट है जो केवल फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है, जो केवल फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है, बट वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में काम हम नहीं ले रहे, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम काम नहीं ले रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं रैगिंग, एंटी रैगिंग एफिडेविट। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपने एंटी रैगिंग का एफिडेविट दिया होगा कि साहब मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी रैगिंग नहीं करूंगा, ठीक। वो भी तो एफिडेविट होता है, वो भी तो एफिडेविट होता है, ठीक है। आप एज का एफिडेविट बनाते हो। अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में कोई गैप आ गया है तो गैप का एफिडेविट बनाते हो। क्लियर? गैप का एफिडेविट बनाते हो, ठीक है। किसी से रिलेशनशिप शो करना है तो रिलेशनशिप का एफिडेविट बन सकता है। क्लियर? तो ये क्या है? ये केवल डिक्लेयरिंग एफिडेविट्स होते हैं, ठीक है। ये केवल डिक्लेयरिंग एफिडेविट्स होते हैं। केवल ये क्या करते हैं? केवल फैक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि साहब एफिडेविट में मैं लिख रहा हूं कि मैं शपथ लेके ये बोलता हूं, ये शपथ लेके ये बोलता हूं कि मैं रैगिंग नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? अब ये ओथ पर मैंने क्या दे दिया? जो है रैगिंग का एफिडेविट दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया अपना ओथ पर। क्लियर? अगर मैं अब रैगिंग करते हुए पकड़ा गया तो मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं? मैं शपथ खाता हूं कि साहब मैंने 2 सालों तक जो मेरा गैप आया है एडमिशन लेने से पहले, इसमें मैं तैयारी कर रहा था। क्लियर? तो ऐसे करके गैप आप एफिडेविट बनाते हो, ठीक। तो एक तो एफिडेविट्स ये होते हैं जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में काम नहीं आते, ठीक है। एक तो ऐसे एफिडेविट्स होते हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में काम नहीं आते, ठीक है, बट फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं, फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? अब देखो, एक एफिडेविट वो होते हैं जो प्लीडिंग के साथ हम लगाते हैं। देखो, ध्यान से देखना, एफिडेविट विद प्लीडिंग्स, एफिडेविट विद प्लीडिंग्स,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लेंट है, ठीक है, मान लो प्लेंट है, तो प्लेंट का जब वेरिफिकेशन करेंगे, प्लेंट को जब वेरीफाई करेंगे तो वहां पर एफिडेविट भी लगाएंगे अपने वेरिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही रिटन स्टेटमेंट के साथ लगेगा, ऐसे ही रेप्लिकेशन के साथ लगेगा, ऐसे ही रिजॉइंडर के साथ लगेगा। मतलब जितनी भी प्लीडिंग्स हैं, जो भी फैक्ट आप लिख के कोर्ट में जमा कर रहे हो, सबको सपोर्ट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, एफिडेविट लगा देते हैं, ताकि हमारी यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए सच बोलने की। क्लियर? अगर हम कोई चीज एफिडेविट से सपोर्ट कर कर सच बोल रहे हैं, क्लियर, तो हमारी क्या बन जाती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक लीगल ड्यूटी बन जाती है कि हम उसमें सत्य बोलें। क्लियर? और अगर हम वहां हमारी प्लीडिंग्स को फॉल पाया जाता है तो हम पे 193 ऑफ आईपीसी का चार्ज भी लग सकता है। क्लियर? तो एक एफिडेविट आपने दिखाया, एक एफिडेविट आप बनाते हो केवल फैक्ट को डिक्लेयर कराने के लिए। क्लियर? केवल फैक्ट को डिक्लेयर कराने के लिए। यहां साइन करते हो, यहां पर अपने साइन करते हो, ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो जो ओथ कमिश्नर होता है, वो अपना जो भी लगाना होता है इस पे वो सब चीजें लगाता है, मोहर वगैरह, ठीक है, स्टाम्प वगैरह लगाता है। तो एक तो एफिडेविट ऐसा बन जाता है जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए बनता है, उसपे लिखा होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपए का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प 1000 रुपए का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ठीक है, गैर न्यायिक स्टाम्प। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, उस स्टाम्प पर क्या लिख देते हैं, एफिडेविट बना देते हैं नॉन जुडिशियल पे। क्लियर? लायबिलिटी तो इधर भी बनेगी, ठीक है, लायबिलिटी तो इधर भी बनेगी, क्योंकि दे तो ये भी आप ओथ पर रहे हो। ठीक, सर एप्लीकेशन और रिजॉइंडर में क्या जरूरत है, कोई अंतर नहीं होता बेटा, वो बस वैल्यू की वजह से लगाते हैं। मैं एक बार दे चुका, बाद में जो प्लेंटिव डिफरेंट रिप्लाई तो दे रहा है, मतलब रिप्लाई दे रहा है बट उसमें भी वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए वो एफिडेविट लगाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा, तभी तो मैं कह रहा हूं अभी रुक जाओ, तुरंत क्वेश्चन पूछने की आदत छोड़ दो, अभी धीरे धीरे, वरना पूछते रह जाओगे। अभी धीरे धीरे ये चीजें कवर होंगी, तब आपकी समझ में आएगा, तब आपके ये डाउट्स हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना सीखो। ठीक है, अभी हमने देखा कि साहब हम काइंड ऑफ एफिडेविट देख रहे हैं कि अब कितने प्रकार के एफिडेविट हमें नजर आते हैं। एक एफिडेविट वो है जो केवल फैक्ट को डिक्लेयर करने के लिए बनाया जाता है, बट वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में काम नहीं आता। ठीक है, जैसे एंटी रैगिंग एफिडेविट आप बनाते हो। क्लियर? एक वो एफिडेविट होता है जो आप प्लीडिंग के साथ लगाओगे, ठीक है, जो आप प्लीडिंग के साथ लगाओगे अपनी प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? अपनी प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया, रेप्लिकेशन, रिजॉइंडर, कोई भी प्लीडिंग, प्लीडिंग में जो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी, क्लियर, प्लीडिंग में जो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी उन सारी चीजों के साथ आप एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, एक और एफिडेविट आता है, तीसरा तरह का एफिडेविट, ठीक है, और ये एफिडेविट सबसे इंपॉर्टेंट एफिडेविट है क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी सत्य में पढ़ा रहा हूं ना, पहले ये पढ़ लो। ठीक है, अभी ये कर लो, मैंने 1000 बार समझाया कि मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कुछ चीज बता रहा हूं, तो क्वेश्चन मत लिखा करो, इस आदत को सुधारो। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मुझे 100 बार टोकना पड़े मैं टोकूंगा, ठीक है, बट सुधरना आपको पड़ेगा। अब देखो इधर, अब देखो, कुछ एफिडेविट ऐसे होते हैं जिसे फैक्ट के प्रूफ के तौर पर काम में लाया जाता है, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, देखो ये हमें पढ़ना होता है बहुत टेक्निकली, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट, मतलब हम फैक्ट को प्रूव करने के लिए एफिडेविट का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया था सेक्शन 26 में, सेक्शन 26(2) में के
प्लेन शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट, या फिर द फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। बट वहां पर हम प्रूव्ड नहीं मानते, केवल हम मानते हैं कि साहब ये केवल एक सपोर्ट कर रहा है, प्लेन को वेरीफाई करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम झूठ ना बोलें। ठीक है, बट कुछ एफिडेविट हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिसे हम फैक्ट के प्रूफ के रूप में लगाएंगे। जैसे मैं कोर्ट में गया, ठीक है, जैसे मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैं गवाही देने के लिए गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट पहले लिख लो कि देखो, कुछ एफिडेविट होंगे जो हम फैक्ट को प्रूफ करने के लिए लगाएंगे, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में। क्लियर। अब इसके लिए हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है ऑर्डर 18 रूल 4, ऑर्डर 18 रूल 4, क्लियर, और एक पढ़ना है ऑर्डर 19, क्लियर, ऑर्डर 19, ऑर्डर 19। ठीक है, मैं इसे और थोड़ा सा वो कर देता हूं शॉर्ट। जब हम एफिडेविट के बारे में बात करते हैं, जब हम एफिडेविट के बारे में बात करते हैं, एक एफिडेविट हमारा ऐसा होता है जो केवल फैक्ट को डिक्लेयर करता है, ठीक है, और डिक्लेयर अ फैक्ट नॉट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्लियर। फिर मैंने आपको दूसरा कराया कि एक एफिडेविट ऐसा होगा जो प्लीडिंग के साथ लगेगा, जो प्लीडिंग्स के साथ लगेगा, ठीक है। प्लीडिंग का मतलब हो गया प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, रीजॉइंडर हो गया। क्लियर। अब देखो, एक एफिडेविट ऐसे होते हैं, एक एफिडेविट ऐसे होंगे, क्लियर, एक एफिडेविट ऐसे होंगे, और मैंने बताया था कि प्लीडिंग के साथ वाले जो एफिडेविट होंगे वो प्लीडिंग को प्रूव नहीं करेंगे, वो प्लीडिंग को प्रूव नहीं करेंगे, फिर तो किसी एविडेंस की जरूरत ही क्या पड़ेगी। आप एक बात ये समझ के चलो, आप ये बात खुद सोचो। अभी रुक जाओ मारिया, अभी पूरा पढ़ाने दो पहले। मैं कह रहा हूं 1000 बार, तुम्हें कितनी बार समझा दिया। कुछ दो चार बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिनकी समझ में आ ही नहीं सकता, मतलब तुरंत बीच में मैसेज करने की आदत है। मैं कह रहा हूं कि पहले 1 घंटा संयम के साथ, पेशेंस के साथ करा करो क्लास को। कोई क्वेश्चन आए तो अपनी कॉपी में लिख लो, कमेंट में मत लिखो, और फिर काटते रहना कि अच्छा ये तो अपने आप हो गया। अरे मैं तो, बताओ कितनी मूर्खता वाली बात है, तो अपने आप क्लियर हो रहे हैं, मैं तो फालतू में डिस्टर्ब कर रहा था। देखो, अब ये एक एफिडेविट ऐसे होंगे जो प्लीडिंग के साथ लगाएंगे, ओनली टू सपोर्ट द प्लीडिंग्स, ओनली टू सपोर्ट द प्लीडिंग्स। क्लियर। अब देखो, एक एफिडेविट्स ऐसे हैं जिसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक इस तरह के एफिडेविट्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, फैक्ट को प्रूफ भी करेंगे, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स काम में आएंगे, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, वो भी किसमें, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, किसमें, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। और इन एफिडेविट को हम कहां पर पढ़ेंगे, ऑर्डर 18 रूल 4, ठीक है, और ऑर्डर 19। मतलब ऑर्डर 18 रूल 4, ऑर्डर 18 रूल 4 में जो एफिडेविट की बात करी गई है, और ऑर्डर 19 में जो एफिडेविट की बात करी गई है, वो सारे एफिडेविट कैसे होंगे, जिससे हम फैक्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है, जैसे, ठीक है, जिससे हम फैक्ट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो, अब इस तरह के जो एफिडेविट है, इस तरह का एफिडेविट है, अब जो फैक्ट को प्रूफ कर रहा है, और फैक्ट को प्रूफ करने के लिए तो एविडेंस की जरूरत पड़ती है, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए तो एविडेंस की जरूरत पड़ती है, हम एविडेंस का सहारा लेते हैं। क्लियर। हम कह रहे हैं कि एफिडेविट से हम फैक्ट को प्रूफ करेंगे, इसका मतलब यहां पर हम इन एफिडेविट्स को मैं एविडेंस मान रहे हैं। बताओ, इन इन एफिडेविट्स को, ये जो ऑर्डर 18 रूल 4 वाले एफिडेविट हैं, ऑर्डर 19 वाले एफिडेविट हैं, इसे, इसका मतलब हम एविडेंस मान रहे हैं, क्योंकि इससे हम कह रहे हैं इससे हम फैक्ट को प्रूफ कर देंगे। क्लियर। बट बट
सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस कहता है, स्पष्ट रूप से सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस कहता है कि ये जो एफिडेविट होंगे ये तो एविडेंस हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो एविडेंस हो ही नहीं सकते। तो जो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, जो जो कॉन्ट्राडिक्शन आता है वो तीसरे वाले एफिडेविट्स का और सेक्शन 1 एविडेंस का आता है ना। तो मैं अगर मानूं कि कॉन्ट्राडिक्शन केवल कहां आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन केवल कहां आ रहा है, किसके बारे में हमें ज्यादा सोचना है कि साहब ये जो एफिडेविट्स हैं कौन से वाले, ऑर्डर 18 रूल 4 वाले और ऑर्डर 19 वाले, ठीक है, इसका जो विरोध होगा वो विरोध है सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, इसका जो इस वाले एफिडेविट का विरोध होगा। ठीक है, सारे एफिडेविट्स का विरोध नहीं है भाई, सारे एफिडेविट्स तो प्रूफ थोड़ी कर रहे हैं। जो मैंने दूसरे वाले एफिडेविट बताए थे उसमें से एक एफिडेविट तो केवल डिक्लेयर कर रहा है फैक्ट को, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं कर रहा, तो उसका तो वैसे भी एविडेंस से मतलब खत्म। ठीक है, दूसरे वाले एफिडेविट प्रूफ थोड़ी कर रहे हैं, वो केवल सपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्लीडिंग को। क्लियर, केवल जो प्लेंट लिख रहा है उस प्लेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो रिटन स्टेटमेंट लिख रहा है उस रिटन स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर, जो रेप्लिकेशन रिजोइंडर लिख रहे हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किसी फैक्ट को प्रूव नहीं कर रहे। प्रूफ करने के लिए तो आपको एविडेंस चाहिए, प्रूफ करने के लिए तो आपको एविडेंस चाहिए, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे वो रिटन स्टेट चाहे वो रिटन ओरल स्टेटमेंट हो, रिटन स्टेटमेंट हो, या फिर कोई कोई ऐसी वस्तु हो। क्लियर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ठीक है, कोई मटेरियल एविडेंस हो, तो हमें तो किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस चाहिए होता है, ये तो आप सब लोगों को पता है। और एविडेंस के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेटमेंट का। ठीक है, स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस किसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कायदे में देखा जाए, कायदे में देखा जाए कायदे में देखा जाए तो या तो हम किसी स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, किसी डॉक्यूमेंट को कर लेंगे, किसी मटेरियल को कर लेंगे। ठीक है, क्यों, टू प्रूव द फैक्ट्स, टू प्रूव द फैक्ट्स। ठीक है भाई, हमें हमें क्या करना है, मान के चलो, देखो सुनो, देखो हमें मान लो कोई फैक्ट प्रूफ करना है कि ए बी की मृत्यु हो गई। बी की मृत्यु को प्रूफ करोगे, किससे करोगे, डॉक्यूमेंट से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आ जाओगे कि भैया ये देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, किसी फैक्ट को आपको प्रूव करना है कि ठीक है साहब ए कल बाजार गया था। ठीक है, आप मटेरियल लेके आ गए, मतलब आप सीसीटीवी फुटेज लेके आ गए कि ये देखो ए इतने बजे बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से। ठीक है, ये एक मटेरियल एविडेंस हो गया। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। क्लियर, ए ने ही बी को मारा है, ए ने बी पर गोली चलाई। क्लियर, अब आप ये मान के चलिए, देखो अब आप ये मान के चलिए कि तब ए ने बी को मारा एक मार्केट में, और यहां पर CDEF खड़ा था। क्लियर, तो कोर्ट में हमने सी को बुला लिया एज अ विटनेस। ठीक है, एज अ विटनेस सी को बुला लिया। अब ये वहां पर खड़े होकर गवाही दे रहा है कि जी जज साहब मैंने ए को बी को मारते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये क्या हो गया, ये भी एक एविडेंस है, ओरल एविडेंस। ये क्या है, ये एक ओरल एविडेंस है। ठीक है, तो इससे क्या क्या होगा, इससे भी फैक्ट प्रूव होगा, इससे भी फैक्ट प्रूव होगा। क्लियर, इससे भी फैक्ट प्रूव होगा। फिर हम डी को बुलाएंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ठीक ऐसे ही हम डी को इन सबको बुलाएंगे। तो
एक तरीका प्रूफ को फैक्ट करने का क्या, वो सॉरी, फैक्ट को प्रूफ करने का क्या है कि हमें एविडेंस लाना है। ध्यान से समझना, एक तरीका ये है कि हमें फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस लाना है, साक्ष्य लाना है। किसी तथ्य को प्रूफ करने के लिए हमें साक्ष्य लाना पड़ेगा। क्लियर? अब साक्ष्य तुम इस रूप में ला सकते हो, क्योंकि सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस स्पष्ट रूप से मना करता है कि साहब आप एफिडेविट को एविडेंस नहीं बना सकते, आप एफिडेविट को एविडेंस नहीं बना सकते। बट जब हम ये वाले एफिडेविट पढ़ते हैं, ये कुछ ऐसे स्पेशल एफिडेविट हैं जो कैसे काम आएंगे? एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट, एज अ प्रूफ ऑफ फैक्ट। मतलब ये ऐसे एफिडेविट है जो फैक्ट को प्रूफ करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड बोल रहा है। क्लियर? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ पा रहे हो? इस स्लाइड को समझ पा रहे हो? ये बताइए। ज्योतिनिम्ब थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तुम्हारी समझ से बाहर चला जाता है, पता नहीं कैसे। बेटा थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन लगा के बैठो, क्योंकि आप एक बात बताओ, यहाँ पे 350 लोग हैं और हर व्यक्ति यही लिख रहा है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, है ना। इसका मतलब ये है कि 99% अगर बच्चे की समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं तो ना तेज पढ़ा रहा, ना मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा कि मतलब सारे बच्चों को दिक्कत आ रही हो। अगर एक एक आध बच्चे को अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो उन्हें ज्यादा कंसंट्रेशन से बैठने की आवश्यकता है। समझ गए? बस देखो यहाँ पर क्या है, केवल दो लोगों को अभी समझ में नहीं आया, आशु को नहीं आया और ज्योति निम को नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से, वैसे तो मैं फिर से बताता ही, बट इस बार दोनों जने बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बिना होता क्या है ना, हमारा माइंड अपने आप इधर उधर भागता है। जब कोई कॉन्सेप्ट लंबा होता चला जाता है ना, तो अपना बहुत से बच्चे होते हैं जो कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं लंबे वक्त तक के लिए, कुछ नहीं बना पाते, जो नहीं बना पाते वो बाहर। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो सेक्शन 1, ध्यान से देखना, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कह रहा है कि साहब ये जो एफिडेविट्स होते हैं ना, किसी भी प्रकार के एफिडेविट्स, इसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से समझना। ठीक है, ये जो सेक्शन 1 है, ठीक है, ये जो सेक्शन 1 है, ये कह रहा है कि जो एफिडेविट होते हैं ना, ये एविडेंस नहीं माने जाएंगे। एविडेंस का काम क्या होता है? एविडेंस का काम होता है किसी भी फैक्ट को प्रूफ करना। समझना, एविडेंस का काम क्या है? किसी भी फैक्ट को प्रूफ करना। मैं कहूं कि साहब ठीक है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं, ठीक है, लेके आओ एविडेंस। ठीक है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ए ने बी को मारा, कोर्ट क्या मांगेगी? लाओ एविडेंस लाओ। तुम्हारे कहने से थोड़ी काम चलेगा, एविडेंस लाओ। कि ठीक है, मैं एविडेंस लेके आता हूं, अभी सीसीटीवी फुटेज लेके आता हूं। तो एविडेंस का काम क्या है? एविडेंस का काम है किसी फैक्ट को प्रूफ करना। क्लियर? और एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 1 कहता है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? अगर हमने एफिडेविट को एविडेंस मान लिया, तो हर फैक्ट आप एफिडेविट लगा दोगे कि ठीक है, मैं शपथ लेके कहता हूं ए ने बी को मारा है, ये लो एफिडेविट, हो गया प्रूफ। क्लियर? कि साहब ए सुबह बाजार गया था, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, मैं शपथ लेके कह रहा हूं, ओथ पर कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, ए बाजार गया था सुबह, ये लो एफिडेविट। और अगर एफिडेविट को एविडेंस के रूप में देखा जा रहा होता, तो दुनिया का हर फैक्ट कैसे प्रूव हो रहा होता? एफिडेविट से प्रूव हो रहा होता कि ठीक है साहब, मैं शपथ कह के लेके कह रहा हूं ए ने बी को मारा है। फिर तो किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सेक्शन 1 ने पहले ही लिख दिया कि एफिडेविट को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर? बट यहां पर सीपीसी कुछ और ही कहता है। सीपीसी कहता है कि हमारे पास दो तरह के ऐसे एफिडेविट हैं
ठीक है, एक ऑर्डर 18 रूल 4 वाले और दूसरे ऑर्डर 19 वाले, ये दो तरह के एफिडेविट हमारे पास ऐसे हैं जिनसे क्या हो जाएगा, फैक्ट प्रूफ हो जाएगा, जिनसे क्या हो जाएगा, फैक्ट प्रूफ हो जाएगा। अब देखो यहां पर एविडेंस का सेक्शन 1 तो ये कह रहा है कि एविडेंस को एफिडेविट को एविडेंस माना नहीं जाएगा, उससे फैक्ट को प्रूव नहीं कराया जाएगा। बट सीपीसी के ये दो एफिडेविट ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम फैक्ट को प्रूव कर देंगे। क्लियर? तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ नहीं हुआ, बताओ। अब बताओ आशु, ज्योति, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तुम्हें हो गई आशु? और एक और जना था कोई। कॉन्टेक्स्ट बेटा मैं बताऊंगा अभी आगे। अभिषेक दोहान है ना? ठीक है, अब देखो, आगे देखो। अब देखो, मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, किसी प्रोसीडिंग का ट्रायल चल रहा है, किसी प्रोसीडिंग का ट्रायल चल रहा है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। किसी प्रोसीडिंग का किसी प्रोसीडिंग का ट्रायल चल रहा है, ठीक है। केस ये है कि ए और बी के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ठीक है, बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। इसका इसका केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ठीक है, इस और इसके कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो विटनेस थे वो थे सी विटनेस थे। क्लियर? चलो भाई, यहां पे सबसे पहले किसे, प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा, उसके बाद डिफेंडेंट को मौका दिया जाएगा सिविल केस में। प्लेंटिफ ने बुलाया प्लेंटिफ ने बुलाया सी को, आएगा उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अगर कोई कोई विटनेस आएगा, ठीक है, अगर ट्रायल में कोई विटनेस आता है तो उसे कैसे एग्जामिन किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसका होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसका, एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर उसका होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर इसका क्या होगा, फिर उसका होगा री एग्जामिनेशन। फिर उसका होगा री एग्जामिनेशन। क्लियर? अब मैं बताऊं आपको कि साहब सी को किसने बुलाया है, बताओ, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, बताइए। रिफ्रेश कर लो बेटा, रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश कर लो। मयंक मयंक वर्मा डिफेंडेंट ने बुलाया है, वेरी गुड। कैसी बात करते हो उल्टी? दुनिया लिख रही है कि प्लेंटिफ ने बुलाया है, तुम अकेले लिख रहे हो डिफेंडेंट ने बुलाया है। मनीषा यादव आप भी उल्टा लिख रही हैं, बताइए। जब मैं यहां पर प्लेंटिफ की स्टेज चल रही है, मैं कह रहा हूं कि प्लेंटिफ ने सी को बुलाया है, यहां पर भी लिखा हुआ है प्लेंटिफ विटनेस। अब मैं पूछ रहा हूं सी को किसने बुलाया, तुम कह रहे हो डिफेंडेंट ने, तुम कह रहे हो डिफेंडेंट ने। जब इतना साफ दिखने के बाद भी गलत उत्तर दोगे, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में पहले प्लेंटिफ एविडेंस स्टेज आएगी, फिर डिफेंडेंट एविडेंस स्टेज आएगी। क्लियर? अब देखो, प्लेंटिफ ने पहले ये बुलाया सी को विटनेस, ठीक है, ये प्लेंटिफ विटनेस कहेंगे इसे। तो कोई भी ट्रायल में कोई भी विटनेस आएगा तो उसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, पहले उसका होगा चीफ
एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा। क्लियर? अभी मैं बता रहा हूं किसमें क्या क्या होगा। देखो, अब देखो, एग्जामिनेशन इन चीफ वो करेगा जिसने इसे बुलाया है। कौन करेगा? जिसने इसे बुलाया है। क्रॉस कौन करेगा? अपोजिशन पार्टी, यानी कि डिफेंडेंट। फिर री दोबारा से कौन करेगा? जिसने इसे बुलाया है। पहले तो आप ये समझो, इतना समझो, ठीक है? पहले तो आप इतना समझो कि किसी भी कोई भी विटनेस जब ट्रायल में आएगा तो सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ वो करेगा जिसने बुलाया है, क्रॉस अपोजिट पार्टी करेगी, और फिर री दोबारा से वो करेगा जिसने बुलाया है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो होगा क्या क्या, होगा क्या क्या। ये कहेगा प्लेंटिफ कि भैया तुम मेरी साइड से आए हो, बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, बताओ तुमने क्या क्या देखा है। ये कहेगा कि हाँ साहब, मेरे सामने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने भी उस पे विटनेस बन के साइन करे थे, और ए ने तो अपना प्रॉमिस निभा दिया, बट बी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो बी ने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बी ने क्या कर दिया? बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो प्लेंटिफ अपने फेवर का स्टेटमेंट सी से निकलवाएगा चीफ में। फिर आएगी क्रॉस की बारी। क्लियर? फिर आएगी क्रॉस की बारी। क्रॉस करेगा डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी, तो वो कहेगा कि अच्छा इनका कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ बताओ? कि साहब 1 जनवरी को हुआ था। कि अच्छा तो तुम वही मौजूद थे? कि हाँ साहब वही मौजूद था। ठीक है, आपने साइन करे थे? कि हाँ साहब मैंने साइन करे थे। कि फिर वो कहेगा कि ये तो आपकी देखो होटल की टिकट है, आप तो विदेश में थे 1 तारीख को, है ना? तो ये क्रॉस करेगा, ये जो भी उसने बोला है ना, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। क्लियर? फिर री एग्जामिनेशन में दोबारा प्लेंटिफ की बारी आएगी। प्लेंटिफ कहेगा कि साहब ये टिकट तो है, ये होटल की टिकट, होटल का बिल तो है, विदेश जाने की टिकट तो है, टिकट कराई थी बट गए नहीं थे, टिकट कराई थी बट गए नहीं थे, ये लो सीसीटीवी का फुटेज देखो, ये मेरे घर पर ही 1 तारीख को बैठे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम चीफ में प्लेंटिफ अपने फेवर की चीजें बुलवाता है। ठीक है, फिर क्रॉस में अपोजिट पार्टी उसे डिफर करने की कोशिश करती है, और फिर प्लेंटिफ दोबारा उसे सही करने की कोशिश करता है। तो किसी भी विटनेस की ये 3 स्टेज में एग्जामिनेशन किए जाते हैं। क्लियर? किसी भी विटनेस का इन 3 स्टेजेस में क्या की जाती है? परीक्षा ली जाती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? बताइए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये जो ट्रायल चल रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रायल चल रहा है, देखो, ये जो ट्रायल चल रहा है, अ, इसमें प्लेंटिफ होगा। ये जो ट्रायल चल रहा है, इसमें पहले प्लेंटिफ एविडेंस स्टेज आएगी। प्लेंटिफ ने विटनेस बुलाया। ठीक है, ये कौन है? प्लेंटिव विटनेस है। ये कौन है? प्लेंटिव विटनेस। तो इसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा पहले, फिर इसका क्रॉस होगा, फिर इसका री एग्जामिनेशन होगा। क्लियर? तो एग्जामिनेशन इन चीफ में ये जो भी स्टेटमेंट देगा, भाई ये स्टेटमेंट तो क्या कहलाएंगे? एविडेंस ही कहलाएगा। भाई ये तो एविडेंस ही दे रहा है ना, विटनेस तो एविडेंस देगा। अगर कोई विटनेस ट्रायल में कुछ बोलेगा, ठीक है, अगर 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 कोई विटनेस ट्रायल में कुछ बोलेगा, तो वो तो एविडेंस ही होगा। तो देखो, अब बहुत ध्यान से देखना कि ऑर्डर 18 रूल 4 ये कहता है कि सिविल प्रोसीडिंग में जब विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ देगा,
जब विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ देगा तो उसे कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, उसे जज के सामने आके स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट ये क्या दे सकता है, इस स्टेटमेंट पे ये एफिडेविट लगा के दे सकता है। तो एफिडेविट लगा के देगा तो हम बिल्कुल ऐसा ही मान लेंगे जैसे ये कोर्ट में आके पूरी तरह से सत्य बोल रहा है, पूरी तरह से सत्य बोल रहा है। क्लियर। तो ये कहता है कि साहब जब कोई विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा होगा, जब जब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ चल रहा होगा तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ उसका एफिडेविट पे लिया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे लिया जाएगा। अब देखो, कोई विटनेस अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा। भाई अगर ट्रायल में कोई विटनेस कुछ बोलेगा तो दैट इज ओरल एविडेंस, कुछ लिख के देगा तो वो रिटन एविडेंस। पर ऑर्डर 18 रूल 4 कहता है कि साहब ये एग्जामिनेशन इन चीफ किस पर ले लो, एफिडेविट पर ले लो, आने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट में, ओथ लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कोर्ट में आके ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, सीधे घर पे बैठ के एफिडेविट बना के भेज दो। एफिडेविट भी किस पे बनाओगे, ओथ पर बनाओगे। तो हम ऐसा मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे, और आपके वही चीफ को हम एविडेंस कंसीडर करके कोर्ट में एडमिट करा लेंगे। क्लियर। तो ऑर्डर 18 रूल 4 का जो एफिडेविट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, उससे हम किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करा सकते हैं, उससे हम किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करा सकते हैं। क्लियर। क्लियर। अब रूल 4, अगर इसका रूल 4 पढ़ोगे ना तो वो सिंपल कहता है कि इन एवरी सिविल केस, ठीक है, कहता है इन एवरी सिविल केस एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट। ठीक है, ताकि क्या हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, क्या ना हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर। और अब क्या है ना, बार बार मान लो तुम एक केस में 4 विटनेस लेके आ रहे हो, अब 4 विटनेस से अगर कोर्ट खड़े करके एक एक करके सवाल जवाब करेगी, ठीक है, वो जो बोलेंगे उन्हें नोट करेगी, जज उन्हें नोट करेगा, तो होगा क्या, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो रूल 4 में लिख दिया, ऑर्डर 18 के रूल 4 में ये लिख दिया कि साहब हर सिविल केस में, इन एवरी सिविल केस, ये जो क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, लिख दिया शैल बी ऑन, मतलब मैंडेटरी है, शैल बी ऑन एफिडेविट, शैल बी ऑन एफिडेविट। बट आगे चल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये शैल को हम ज्यादा लिटरल मीनिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे, मतलब कोर्ट चाहे कि वो अपने सामने लेना चाहे तो अपने सामने भी एग्जामिनेशन इन चीफ करा सकती है, बट जनरली एग्जामिनेशन इन चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे होगा, कि आप एफिडेविट मंगा लो, उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर, उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर। अब देखो, कोई विटनेस आया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, कोई विटनेस आया, उसने एक एफिडेविट दिया कि साहब एफिडेविट, एफिडेविट पे उसने स्टेटमेंट दिया, ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस एफिडेविट से ही जो भी इसने कहा है वो सब प्रूव्ड मान लिया जाएगा क्या, बताओ। एफिडेविट देने का मतलब क्या हो गया, क्या इसे, क्या जो भी फैक्ट्स इसने इसमें बोले हैं वो सब प्रूव्ड मान लिए जाएंगे क्या, बताइए। नहीं। देखो, और बात केवल एफिडेविट की नहीं है, बात केवल एफिडेविट की नहीं है, अगर ये बिना एफिडेविट के कोर्ट के सामने आके, अब मान को मैं एक सिनेरियो यहां पर ले रहा हूं, ये कोर्ट है, कोर्ट में ये सी आता है कटघरे में खड़े होके और ये अपने स्टेटमेंट नोट कराता है,
तो क्या ये मान लो जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में खड़े होके, क्या ये प्रूव मान लिया जाता है क्या? नहीं, नहीं। पहले पहले इसका क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। जब अच्छी तरह से क्रॉस होने के बावजूद ये अपनी बात से नहीं मुकरता, अच्छी तरह से क्रॉस होने के बावजूद ये अपनी बात से नहीं मुकरता, तब जाके इसके स्टेटमेंट को प्रूव माना जाता है। तब जाके इसके स्टेटमेंट से उस फैक्ट को प्रूव्ड माना जाता है या फिर इससे एडमिट किया जाता है। क्लियर? ऐसे ही जब ये एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे देगा, क्लियर, तो केवल एफिडेविट पे देने की वजह से इसे प्रूव नहीं मान लिया जाएगा। पहले इसको बुलाकर क्या करा जाएगा? पहले इसे बुलाकर क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बावजूद अगर ये अपनी लिखी हुई एफिडेविट पे लिखी हुई बात से नहीं पलटता, तब जाके इसके ये जो फैक्ट्स है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, कोर्ट इसे क्या करता है? एडमिट करता है और उससे फैक्ट को प्रूव कराता है। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? तो ये जो एफिडेविट लगा रहा है, इससे फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, बट ओनली आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन, ओनली आफ्टर द इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? क्योंकि भाई अगर ये वैसे भी तो एविडेंस देके जाता, तब भी तो पहले क्रॉस होता, तभी तो इसका ये जो स्टेटमेंट है इफेक्टिव माना जाता। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में ही हो। हाँ, और क्या, कोर्ट में होगा रीवी। चलो मैं एक पैराग्राफ बोल रहा हूं, उसे लिख लो, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक पैराग्राफ में बोल रहा हूं, एक पैराग्राफ में बोल रहा हूं, उस पैराग्राफ को पहले लिख लीजिए, तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिखो प्लीज, प्लीज राइट, प्लीज राइट द फैक्ट्स written in the affidavit of examination chief, the facts, हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग लिख लेना वही ऑर्डर 18 रूल 4 लिख लेना हेडिंग। the facts written in the facts written in the affidavit of examination in chief, affidavit of examination in chief, per se cannot be said, per se cannot be said, per se cannot be said, per se cannot be said to be proved, per se cannot be said to be proved, per se cannot be said to be proved, per se cannot be said to be proved by the mere affidavit, by the mere affidavit, by the mere affidavit। दोबारा बोल रहा हूं, the fact written in the affidavit, the facts written in the affidavit of examination in chief, of examination in chief, per se cannot be said, per se cannot be said to be proved by the mere affidavit, per se cannot be said to be proved by the mere affidavit, rather, rather
The opposite party needs to be given rather the opposite party needs to be given the opposite party needs to be given the opportunity of cross examination. The opportunity of cross examination. Rather, the opposite party needs to be given. Rather, the opposite party needs to be given the opportunity of cross examination. The opportunity of cross examination. देखो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के. एक तरीका ये था कि मैं ऑर्डर 18 सुनो सब, ऑर्डर 18 रूल 4 को कराता, कहता है कि भैया जब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तो वो एफिडेविट पे होगा, बट केवल एफिडेविट पे होने की वजह से उसे प्रूव नहीं मान लिया जाएगा, पहले उसे क्रॉस किया जाएगा, उसके बाद जो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसे क्या मानेंगे, प्रूफ ऑफ फैक्ट मान सकते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका वो होता है जो मैं अपनाता हूँ. जैसे मान लो जो चीज मेरी चल रही है उसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे यहाँ पर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पढ़नी बहुत आवश्यक है ना. स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन. अब मान लो मैं आपको ये बहुत से टीचर क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि नहीं क्रॉस तो पता ही होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ तो पता ही होगा, बस मुझसे ये नहीं हो पाता. ठीक है, मुझसे बस ये नहीं हो पाता कि मैं ये मान के नहीं चल पाता कि आपको आता होगा. मैं यही मान के चलता हूं कि आपको पता है जीरो. जीरो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको विटनेस कैसे आएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कराएगा, क्रॉस होगा, फिर क्रॉस कौन कराएगा, फिर री होगा, री कौन कराएगा, चीफ में क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है, री में क्या होता है, पहले मैं ये बताऊं, उसके बाद मैं बताऊं कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट उस पर निर्भर है. ठीक है. और मैं ज्यादा डीप जाता हूं ना, जैसे मैंने बहुत डीप पढ़ाया कभी तो मेरी रेटिंग कम हो जाती है. ये भी मैंने देखा, पता नहीं कौन लोग कम करके जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता. ठीक है. बट या ये भी हो सकता है कि मैं जितना डीप जाता हूँ उतना फिर कुछ लोगों को कठिन लग जाता हो, वो करे यार इतना सारा क्यों पढ़ना, बुरा मानते हो या फिर वो अच्छा नहीं मानते हो इस चीज को, है ना. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कम पढ़ाऊं, बहुत इजी लगेगा आपको, आप 100% लोग सब बहुत खुश हो जाओगे, आप भी खुश मैं भी खुश, बट जज नहीं बन पाओगे, है ना, जज नहीं बन पाओगे कभी. तो इसीलिए मैं उसका ध्यान नहीं देता कि कोई अगर देकर जा रहा है तो देकर जा रहा है, बट मैं उस चीज के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बिल्कुल हर चीज पूरे इन डेप्थ में पढ़ाता हूँ, चाहे कुछ लोगों को कठिन लगे, क्योंकि देखो अगर मैं डीप पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कठिन तो होगा, थोड़ा कठिन होगा, तो भाई कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी समझ में थोड़ा सा कम आएगा तो उन्हें बुरा लगेगा तो वो जो है कम पसंद करेंगे मुझे. ठीक है. बट फायदा इसी में है, कम से कम वो आज नहीं समझ रहे, जब वो 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे ना तब तो समझेंगे, है ना. पर जज इसी से बनोगे. ठीक है, चलिए लिख लिया आपने. कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेटिंग वेटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ाता हूँ, और किसी को पसंद आए ना आए, बट मेजोरिटी जो होगी क्लास की, है ना, वो हमेशा पसंद करेगी, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा. और मैं मतलब देखो होता है, मैं केवल यहाँ टाइम काटने नहीं आता, मैं अपनी जी जान लगा देता हूँ पढ़ाने में, जी जान लगा देता हूँ. ठीक है. इनफैक्ट जब मैं 2 क्लास लेता हूँ तो हो सकता है कभी-कभी मेरा गला भी थोड़ा वैसा हो जाता है, छिल सा जाता है ना? आपने देखा होगा मैं कभी-कभी बिल्कुल बह जाता हूँ, है ना? तो मैं चिल्लाने भी लगता हूँ, मैं तेज़ भी बोलने लगता हूँ. क्लियर बेटा, ऊपर के मैसेज गायब होने, इतने लगातार मैसेज मत करा करो. ठीक है? मैं कभी-कभी चिल्लाने भी लगता हूँ, एकदम खो जाता हूँ, है ना? तो मतलब
मेरा पूरा दिन कैसा भी जाए, पर मेरे ये जो 4 घंटे होते हैं पढ़ाने वाले, ये 4 घंटे शायद मतलब इससे ज़्यादा खुशी के पल मेरे लिए कुछ नहीं होते, जब इतने सारे बच्चे मुझे सराह रहे होते हैं और आपसे मुलाकात होती है और मैं मतलब जब ऐसा पढ़ा पाता हूँ ना, तो मैं पूरी जी-जान से जब पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मतलब आप में से कुछ लोग पढ़ाने को या कोचिंग करने को या बैठने को जो है केवल एक अ, सेल और परचेज़ समझते हो। बट मैं पढ़ाने को और पढ़ने को कभी सेल परचेज़ ना समझता और ना कभी समझूँगा, और अगर ऐसा समझता होता, मुझे केवल पैसा चाहिए होता, तो मैं कभी सरकारी नौकरी छोड़ के नहीं आता आपको पढ़ाने, है ना? वो भी गेज़ेटेड जो है गेज़ेटेड ऑफ़िसर था मैं, ठीक? बट मुझे क्या है कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाने में ही इतना मज़ा आता है कि इससे ज़्यादा आनंददायक चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, ना कभी हुई है ना? मैं स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब ऐसे ही पढ़ाता आया हूँ, ठीक? क्योंकि मुझे इस चीज़ से मेरे इमोशंस कनेक्ट है। मुझे पता है कि मैं ये सोच पाता हूँ कि यार आप में से जो-जो आज समझ के जाएगा ना, उसे कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ये बात मैं जानता हूँ कि आप कि किसी चीज़ को समझने के बाद कितनी खुशी होती है। जो असल में जज बनना चाहता है, जो असल में सक्सेसफुल होना चाहता है, जब वो कोई नया सीख के जाता है, ठीक है? आपको खुशी होगी। जब आप जज बनोगे तो आपको खुशी होगी, और आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, है ना? तो सोचो कितने लोग जज बनेंगे, कितनों से कितने लोगों के पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, है ना? और मेरे केवल पढ़ा पाने से अगर मैं इतने इमोशंस को टच कर पा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए मैं इसमें कभी भी बेईमानी नहीं करता, ठीक है? मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि आपका कुछ कट शॉर्ट कर दूँ, कुछ ऐसे ही निकाल दूँ और समझ में नहीं आ रहा तो चलो इग्नोर कर दूँ कमेंटों को। अगर मैं साढ़े 300-400 बच्चा है और 2 या 3 बच्चे भी अगर लिख देते हैं ना कि समझ में नहीं आया, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार इन्हें पकड़ के पहले समझाना है, ठीक है? तो अ, मतलब कोई कैसा भी मतलब इंटेंशन से आगे पढ़ाए, बट मेरी इंटेंशन साफ रखना, इसीलिए, है ना? मैं बहुत प्योर इंटेंशन से पढ़ाता हूँ, और मैं बिलीव इतना रखता हूँ अपने अंदर कि मैं प्योर इंटेंशन से पढ़ा रहा हूँ, और कोई बिल्कुल प्योर इंटेंशन से अगर मेरे से पढ़ लेगा, तो 100% जज बनेगा ही बनेगा, और अगर जज उसकी किस्मत में नहीं भी लिखा होगा, तो वो जीवन में बहुत सफल आदमी बनेगा उस लॉ को लेके, ठीक है? क्योंकि यहाँ मेरे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो एक पॉजिटिव वाइब होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो कहीं न कहीं आपके साथ अंत तक काम करती है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, या किसी भी किसी भी मतलब पढ़ाई को लेके कुछ भी आप संघर्ष करोगे ना, तो वो मेरी एनर्जी आपके साथ काम करेगी हमेशा, है ना? तो वो कनेक्ट मेरे से बना के आप रखा करो, है ना? तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप कंसंट्रेशन से बैठो। आप इधर-उधर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इधर-उधर सोच रहे हो ना, तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। समझ में ना आए, आधा समझ में ना, मैं चाहता हूँ कि मैं जब 100% पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा 200% समझ के जाए यहाँ से, ठीक है? ताकि आप देखो, आप सफल होंगे ना, तो 2 ही लोगों को खुशी होगी केवल। एक एक आपके पेरेंट्स को, और दूसरा मुझे, मतलब टीचर को, क्लियर? और तीसरा आदमी इतना खुश नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी यार दोस्त हो, आपका कुछ भी हो, है ना? तो मुझे तो खुशी होगी, तो आप भी उसी इंटेंशन के साथ पढ़ो। इस क्लास को करने ऐसे मत आओ कि यार हमने पैसे दिए हैं तो इसलिए कर रहे हैं, और ये जो है केवल पढ़ना है, नहीं। मतलब आओ, आप इंटेंशनली आओ कि नहीं यार, कुछ सीखना है सर से, और सीखना है, सीख कर जाएँगे और पेपर को एकदम फोड़ के आएँगे। क्लियर? चलो, अब ब्रेक का टाइम हो गया था वैसे भी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा वो हो गया। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने लिख लिख रखे हैं। बहुत खुशी मिलती है मुझे इन सब चीज़ों से। नहीं, शिखा त्रिपाठी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मतलब आप एक बार सच्चे मन से मेरी क्लास करके देखो, और आप फिर उस क्लास में पढ़ाया हुआ कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। चलो, अब मैं डिस इनेबल्ड कर दिया मैंने चैट, अब आप लिख सकते हो, बट
ज्यादा कमेंट लिखना मत, क्योंकि फिर ऊपर बहुत चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं कमेंट। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 रूल 4 आपने पढ़ लिया। ये जो ऑर्डर 18 रूल 4 का जो एफिडेविट है, ठीक है, चलो तो बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है? 2 मिनट के ब्रेक के बाद इसके आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट, उसके बाद बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अब देखो, देखना ध्यान से देखना। अब आपने देखा कि हमारे पास दो एफिडेविट ऐसे हैं, हमारे पास दो एफिडेविट ऐसे हैं, एक तो ऑर्डर 18 रूल 4 वाला और एक ऑर्डर 19 वाला। ये दो एफिडेविट ऐसे हैं, ठीक, जो आ, मतलब जिससे आप फैक्ट को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो एफिडेविट होगा, इससे एग्जामिनेशन इन चीफ कराओगे। ठीक है, इससे एग्जामिनेशन इन चीफ कराओगे, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ में काम आएगा। ठीक है, फिर अगर इस एफिडेविट पे एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, उसका क्रॉस हो गया, ठीक है, इफेक्टिव क्रॉस हो गया, और उसके बाद भी वो अपनी बातों से नहीं पलटा, तो ये फैक्ट को प्रूफ करा देगा। क्लियर? और इससे तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इससे तो डायरेक्टली फैक्ट प्रूव हो ही जाएंगे, फैक्ट टू बी प्रूव्ड ऑन एफिडेविट, ऑन एफिडेविट, है ना। तो ये कैसे होंगे, ये तो एक बात की बात है, ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। क्लियर? यहां पर हमने ये पढ़ा है कि साहब ऑर्डर 18 रूल 4 का जो एफिडेविट होगा, उस पर क्या कराया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ कराया जाएगा। क्लियर? और अगर एग्जामिनेशन इन चीफ, केवल एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे लिख देने से उसे प्रूव नहीं मान लिया जाएगा। उसका क्या होगा, पहले उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही क्या होगा, वो एडमिसिबल होगा, या फिर उसे उससे फैक्ट को क्या माना जाएगा, प्रूफ माना जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब हुआ क्या, एक बार मैं आपको वो पढ़ा देता हूं, ऑर्डर 18 रूल 4 पहले पढ़ा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, अपने बेरेक में एक बार ओपन कर लेना ऑर्डर 18 रूल 4। देखो, ऑर्डर 18 रूल 4 देखो, देखिए ऑर्डर 18 रूल 4 में क्या लिख रहा है, ऑर्डर 18 रूल 4 में लिख रहा है, इन एवरी केस, क्लियर, इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस शेल बी ऑन एफिडेविट। अब देखो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, शेल। शेल का मतलब है कि मैंडेटरी है कि एग्जामिनेशन चीफ एफिडेविट पे ही कराया जाएगा, कोर्ट के सामने नहीं होगा, मैंडेटरी। क्लियर? एंड कॉपीज thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence। और फिर क्या करेगा, जिसका वो विटनेस है ना, वो उसके एग्जामिनेशन इन चीफ की जो कॉपी होगी, वो सामने वाली पार्टी को भेज देगा। क्लियर? भेजने के बाद फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट डेट पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये लिख रहा है कि रूल 4 में, ऑर्डर 18 रूल 4 में, कि एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा किस पे होगा, हमेशा एफिडेविट पे होगा। क्लियर? बट हुआ क्या, जो केस हुआ सलीम एडवोकेट केस 2005 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा एफिडेविट पे होगा, क्योंकि कोर्ट का टाइम इससे बचेगा। क्लियर? कोर्ट का टाइम इससे बचेगा, बट कोर्ट के पास हमेशा एक डिस्क्रिजन रहेगी, है ना, कोर्ट के पास हमेशा एक पावर रहेगी कि वो जब चाहे, जिस विटनेस का चाहे एग्जामिनेशन इन चीफ अपने ही कोर्ट में करा सकती है। क्लियर? तो उस वक्त के लिए इस शेल को कैसे रीड किया जाएगा, मे की तरह रीड किया जाएगा। क्लियर? तो उस वक्त के लिए कोर्ट इसे क्या रीड करा जाएगा, शेल की जगह इसे मे की तरह रीड किया जाएगा। क्लियर? चलो एक पैराग्राफ लिख लो, एक पैराग्राफ लिख लो। ठीक है, आगे एक पैराग्राफ लिखो। आफ्टर द 2002 अमेंडमेंट, प्लीज राइट, आफ्टर द 2002 अमेंडमेंट,
after the 2002 amendment, after the 2002 amendment, it has to be declared to be mandatory. It has to be declared to be mandatory. It has to be declared to be mandatory. केस में नहीं लिखना है, सीधे पैराग्राफ लिखना है, केस का नाम मैं बीच में डलवा दूंगा, है ना, बस नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लो. आफ्टर द 2002 अमेंडमेंट, it has to be declared, it has to be declared to be mandatory by the use of the word shall, declared to be mandatory, declared to be mandatory by the use of the word shall, by the use of the word shall, that the examination in chief of the witness, the examination in chief of the witness, the examination in chief of the witness, the examination the examination in chief of the witness shall be filed on affidavit, shall be filed on affidavit, shall be filed on affidavit. नेक्स्ट पैरा लिखना, प्लीज राइट नेक्स्ट पैरा. It was held in Salim advocate case, it was held in Salim advocate case, it was held in Salim advocate case that the purpose of, that the purpose of it was held in Salim advocate case that the purpose of order 18 rule 4 of CPC that the purpose of order 18 rule 4 CPC is to save the time of the court, is to save the time of the court. भाई टाइम कोर्ट का ही, कोर्ट के फायदे के लिए ही तो बनाया गया है. अगर आप पर्पस देखें तो कोर्ट के फायदे के लिए बनाया जा रहा है. कोर्ट के फायदे के लिए कोई चीज बनाई जाए और उससे कोर्ट की ही पावर चली जाए तो फिर ऐसा कैसा फायदा. क्लियर. इज टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट, बट इन प्रॉपर केसेस, लिखो आगे लिखो, बट इन प्रॉपर केसेस, बट इन प्रॉपर केसेस, प्रॉपर का मतलब होता है जहां जरूरत हो, है ना. बट इन प्रॉपर केसेस, in the interest of justice, but in proper cases, in the interest of justice, the court always has the discretion to get, the court always has the discretion, the court always has the discretion, the court always has the discretion to get the examination in chief, to get the examination in chief, to get the examination in chief recorded before itself, recorded before itself. मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर वो अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर लेगा. इनहेरेंट पावर का मतलब जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट पे इनहेरेंट पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है. ऐसे यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग में इनहेरेंट पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही होती है कि वो कुछ भी कर सकता है. क्लियर. तो कह रहा है द कोर्ट ऑलवेज हैज द डिस्क्रिजन, हाँ वेरी गुड विनय, द कोर्ट ऑलवेज हैज द डिस्क्रिजन टू गेट द एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्डेड बिफोर इटसेल्फ. खुद बुला के कहेगा नहीं साहब ये तो बड़ा केस है, इस पे एफिडेविट पे काम नहीं चलेगा, उसे बुलाओ
उसे बुलाओ और मैं उसका क्या, मैं मेरे सामने उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। क्लियर, मेरे सामने उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। क्लियर, चलो आज के लिए इतना ही, यही कराएंगे आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 18 रूल 2। ऑर्डर 18 रूल 2 आगे स्टार्ट करेंगे। फिर मैं कल आपको कमिश्नर, ओथ कमिश्नर के बारे में पढ़ाऊंगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वो क्या क्या करता है। ठीक है, कमिश्नर क्या क्या करते हैं, कौन लोग बनते हैं, कौन बनाता है, ये सब कल हम ओथ कमिश्नर के बारे में सारा देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट थोड़ा सा कराऊंगा, और सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट कराने के बाद आपको फिर ऑर्डर 19 का एफिडेविट कराऊंगा, और ऑर्डर 19 का एफिडेविट कराने के बाद हमारा ये पूरा एफिडेविट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्रक्स नोट हफ्ते में एक बार आएंगे बेटा, पूरे हफ्ते के। क्रक्स नोट्स बेटा वो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा ना, वो तो मेंटर कराएगा या फिर मैनेजमेंट कराएगा। लास्ट लाइन है, द कोर्ट ऑलवेज हैज द डिस्क्रिजन, द कोर्ट ऑलवेज हैज द डिस्क्रिजन टू गेट द एग्जामिनेशन इन चीफ, टू गेट द एग्जामिनेशन इन चीफ recorded before itself, recorded before itself। नहीं, कल अभी मैं कराऊंगा, है ना, कल बता दूंगा स्मित पांडे। वहां तो मजिस्ट्रेट करा था दीपिका खन्ना, ये सिविल प्रोसीडिंग पे ध्यान लगाओ बस, क्रिमिनल मिलाओ मत, क्रिमिनल में चीजें अलग होती हैं थोड़ी सी। हाँ रितेश कुमार, आप जा सकते हैं आप। वो प्रियंका गोयल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोनेंट? बेटा जो एफिडेविट बनाता है वो डिपोनेंट है। मतलब जैसे मैं एफिडेविट अगर अपने नाम से बना रहा हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ, जो है मैं जो है कभी रैगिंग नहीं करूंगा, है ना, तो ये जो शपथ लेने वाला होता है ये डिपोनेंट होता है। क्रक्स का बेटा मुझे पता नहीं, हैंड रिटन नोट्स तो हर लेक्चर के आएंगे आपको। ठीक है, स्वगात्य का नायक, इसमें बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, एफिडेविट पे पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी मैंने टर्म्स कराए हैं वो टर्म्स पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो सब हर किसी पे क्वेश्चन बन सकता है। मन जो तभी समझ में आ जाएगा सारे एफिडेविट, है ना, अभी बस धैर्य बना रहा हूँ थोड़ा सा, एक दिन में सबको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है रश्मि पांडे, थैंक यू सो मच। अविनाश कुमार, समझ में आ जाएगा नोटरी और ये सब क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो एफिडेविट पे अगर देखो जो मैंने आज पढ़ाया है, इस पर कोई दिक्कत हो तो पूछा करो, है ना, इसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो तब पूछो जब टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि टॉपिक खत्म होते होते मुझे पता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिक्लेरेशन एफिडेविट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही दो एफिडेविट है, ऑर्डर 18 रूल 4 का और ऑर्डर 19 का। हाँ, और देखो ऑर्डर 18 रूल 4 का प्रकाश देवाल जो एफिडेविट है ना, उसका अगर इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो वो एडमिसिबल हो जाएगा, फिर उससे फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। रवि यादव बेटा वहां पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस होता है, यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होगा रवि यादव, है ना। बट ये है कि जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होती है विटनेस की वो सेम होती है। विटनेस अगर आएगा तो विटनेस की तीन ही स्टेजेस होती हैं, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, और फिर री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पहले आप समझने की प्रयास करो। हाँ कुसुम, मैं भेज दूंगा, मैंने आपका मैसेज देख लिया था टेलीग्राम पे, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी
जिसका जिसका कोई डाउट अगर आज रह गया हो तो मैं फिर से उनसे वही कहूंगा कि पेशेंस रखिए, है ना। आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक के खत्म होने तक बचेगा। क्लियर? ठीक है, मैं बीच 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 टॉपिक में इसलिए कम डाउट्स लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली आपके टॉपिक में क्लियर हो ही जाने हैं। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं बेटा? लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, है ना। वैसे एविडेंस की चीज है ये। चलिए ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। अब बीएनएस वाले बीएनएस में मिलते हैं, बाकी लोगों से कल मिलते हैं 4 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।